Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I'm ready all our fine and doing well in our studies as well. Dear students, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हमने बहुत सारे चैप्टर आपके साइंस में कर दिए हैं, बट कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो जनरली रह ही जाते हैं. लेकिन ये जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये मैंने करवा दिया है ऑलरेडी, आपको पढ़ा दिया है. लेकिन ये वीडियो इसलिए बन रहा है डियर स्टूडेंट क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इसका रिविजन करवाने वाली हूँ. तो वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपका हर एक क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो जाए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम. जैसे कि नाम ही हमें शेयर कर रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हमें इस चैप्टर से हम लोग सीखेंगे. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. अब दूसरे यहाँ पे इन्होंने लिखा है इन चैप्टर 3 वी हैव लर्न दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. The existence of different kinds of matter is due to different atoms consisting them. Now the question arises, what makes the atom of one element different from the atom of another element? Are the atom really indivisible as proposed by Dalton, or are there smaller constituents inside the atom? We shall discuss. We shall find out constituents inside the atom. We shall find out answer to these questions in this chapter. We will learn about some atomic particles and their various models that have been proposed to explain these particles and are arranged within the atom. The major challenge before scientists at the end of the 19th century was to reveal the structure of atom as well as to explain the importance of properties. The utilization of structure of atom is based on series of experiments. One of the first indication that atoms are not indivisible comes from studying the static electricity and condition at which the electricity conducted at different substances. तो डियर सर यहाँ पे अब डियर सर चैप्टर 3 में हम लोग क्या पढ़ के आए थे. चैप्टर 3 में हमने ये पढ़ा था कि भाई एक एटम होता है, वो स्मॉलेस्ट होता है, सारे मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो फर्दर इंडिविजिबल नहीं है. लेकिन ये जो इंडिविजिबल टर्म है ये आपका हट गया एटम से जब हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देखी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इलेक्ट्रिसिटी जिसको मैं कहूँगी. आपने कंघी को अपने सूखे बालों में आपने रगड़ा और फिर छोटे पीसेस में लगाया तो पीसेस अट्रैक्ट हुए उस कंघी में. इसका मतलब उस कंघी में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ ना कुछ ऐसी कंघी में वो चीज़ है जो उनको अट्रैक्ट कर रहा है. मतलब कंघी भी एटम से ही बनी है, और अगर कंघी भी एटम से बने तो कंघी में ऐसी क्या चीज़ आ गई कि वो आपके पेपर को अट्रैक्ट कर दे रही है ना. तो इससे जो है साइंटिस्ट को डाउट हो गया था कि भाई एटम इंडिविजिबल नहीं है, वो डिविजिबल है, उसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स है. तो अब हम पढ़ेंगे चार्ज पार्टिकल इन द मैटर. ठीक है, तो यहाँ चार्ज पार्टिकल्स इन द मैटर की अगर मैं बात करूँ तो फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी. तो इन्होंने इसमें क्या किया, दो ऑब्जेक्ट को एक साथ रब करा तो वो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बन जाता है. तो फिर भाई वही ये बता रहे हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से हमें ये पता चला कि एटम एज अ होल इंडिविजिबल नहीं है, वो डिविजिबल है. उसके अंदर भी और सब पार्टिकल्स हैं जो कि ये सारी चीज़ें कर रहे हैं. ठीक है, तो many scientists contributed revealing the presence of charged particle in an atom. It was known by 1900 that atom was indivisible particle but contained at least one subatomic particle. The electron identified J.J. Thomson. तो सबसे पहले डियर इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई कर लिया था किसने, J.J. थॉमसन ने. और इससे भी पहले डियर जो इलेक्ट्रॉन था वो किसने आइडेंटिफाई कर लिया था, वो ई गोल्डस्टीन ने आइडेंटिफाई कर लिया था 1886 में. और इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाइड, यानी कि J.J. थॉमसन ने तो क्या करा डियर इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई करा. और जो ई गोल्डस्टीन थे इन 1886 उन्होंने डिस्कवर किया न्यू रेडिएशन इन द गैस डिस्चार्ज, और उन रेडिएशन को उन्होंने क्या कहा, कैनल रेज का. और ये रेज जो थी पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन थी जो कि किसकी डिस्कवरी में आती है, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी करती है. ठीक है, अब डियर यहाँ पे तो इनकी डिस्कवरी होती है. ठीक है, और जो मास था इलेक्ट्रॉन्स का वो क्या था, 20 टाइम्स. और वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स था यानी कि प्रोटॉन, उसका जो वो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल था लेकिन उसका साइन अपोजिट था. यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन का साइन क्या होता है, माइनस, और प्रोटॉन का क्या होता है, प्लस होता है. ठीक है, तो हम यहाँ नेक्स्ट ने क्या बताया, नेक्स्ट में बताया इट्स मास वॉज अप्रोक्सीमेटली 20,000 टाइम्स एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी कि
वो प्रोटॉन का मास जस्ट हम के 2000 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा 1/2000। अभी जब आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे तो वो 1800 के आसपास कुछ होता है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते थे, प्रोटॉन कहते थे। तो इन जनरल जो इलेक्ट्रॉन था उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है ई नेगेटिव। और प्रोटॉन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी पॉजिटिव। जो मास होता था प्रोटॉन का वो क्या लिया जाता था, 1 यूनिट लिया जाता था और उसका चार्ज लिया जाता था +1। और जो मास होता है इलेक्ट्रॉन था वो क्या लिया जाता था, नेग्लिजिबल लिया जाता था और उसका जो आपका चार्ज था वो -1 लिया जाता था, ठीक है। अब क्या बता रखा है हमें, अब बता रखा है कि इट सीम दैट एटम वाज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस. It also appeared that protons were in the interior of the atom for whereas electrons could easily be removed off but not protons. Now the big question was what sort of structure these particles of atom form. तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, सब डिस्कवरी हो गई, सब चीज़ हो गया, आप क्वेश्चन अनालाइज करते हैं कि आखिर स्ट्रक्चर क्या एटम का, किस तरह ये दोनों पार्टिकल्स एटम के अंदर अरेंज है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर। तो अब इसके बेसिस में बहुत सारे साइंटिस्ट अपने अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है देने लगे। तो ऐसे जे थॉमसन भी आपके थे, ऐसे ही आपके रदरफोर्ड भी थे, ऐसे ही आपके जो है क्या नाम है बोर्स भी थे। इन तीनों साइंटिस्ट ने अपनी अपनी डिस्कवरीज निकाली, उनको हम लोग एक साथ रीड करेंगे। ये चैप्टर में मेन चीज़ यही होती है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर कैरल रेस। तो आपको पता है कि कैरल रेस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन होता है, उनको हम लोग कैरल रेस कहते हैं, ठीक है। अब डिस्टन यहाँ पे आता है, इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। आपको पता है अगर एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, दोनों का साइन, एक का प्लस है एक का माइनस है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होगा, वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आते हैं। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी हमने पढ़ी थी चैप्टर 3 में, जो कि क्या सजेस्ट करती थी, वो सजेस्ट करती थी कि जो एटम है वो इनडिविजिबल है और इनडिस्ट्रक्टिबल है, ठीक है। ये वो लोग वो सजेस्ट करती थी, ठीक है। लेकिन ये जो दो पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, तो फिर इससे क्या हुआ, डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो मतलब बिल्कुल गलत प्रूफ हो गई कि भाई डाल्टन ने ऐसा कैसे कह दिया कि भाई एटम्स आर इंडिविजिबल, जबकि एटम के अंदर तो हमें और सब एटॉमिक पार्टिकल मिल रहे हैं, प्रोटॉन भी मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन भी मिल रहा है ना। ये जो है साइंटिस्ट कहने लगे। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए कि ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का क्या मामला है, यानी कि किस तरह एटम के अंदर अरेंज है, इसके लिए काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम निकाले। इनमें से 3 का हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि जे थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर, ठीक है। तो इन तीनों का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। इनका मॉडल सबसे इजी था, सबसे अंडरस्टैंडेबल था। तो थॉमसन ने क्या करा, थॉमसन ने प्रपोज करा मॉडल ऑफ एन एटम वो सिमिलर टू डेट ऑफ क्रिसमस पुडिंग। इन्होंने कह दिया साफ कि भाई जो एटम का मॉडल है वो क्रिसमस पुडिंग के साथ सिमिलर होता है। अब क्रिसमस पुडिंग किस किस ने खाई है मेरे को कमेंट में दिखला। तो यहाँ पे जैसे आपका ये क्रिसमस पुडिंग होती है, क्रिसमस पुडिंग यानी कि क्रिसमस केक टाइप का आप लोग मान लो। तो उसके ऊपर क्या होता है, नट्स वगैरह लगे होते हैं, ठीक है, नट्स वगैरह लगे होते हैं। अब ये जो नट्स वगैरह लगे होते हैं, इन नट्स को उसने कह दिया क्या, इलेक्ट्रॉन। और उसने कह दिया जो पुडिंग का सारा पार्ट है ना ये आपका प्रोटॉन है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। ये इन्होंने कह दिया साफ, ठीक है। Electron in a sphere of positive charge were like currants, dry fruits in a spherical Christmas pudding. We can also think of watermelon. अब we can also think of watermelon. Watermelon आपको पता है क्या होता है, वाटरमेलन में आपका एक तो सीड होता है उसके काले काले और बाकी का सारा पिंक पार्ट होता है। तो उन्होंने कह दिया कि भाई जो काले सीड है ना वो आपके इलेक्ट्रॉन है और जो पिंक पार्ट है ना आपका पिंक पार्ट ये आपका सारा पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, ये इन्होंने कह दिया, ठीक है। अब डियर यहाँ पे थॉमसन ने प्रपोज क्या किया, थॉमसन ने 2 चीज़ प्रपोज करी, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से याद करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट वाज प्रपोज बाय थॉमसन, है ना। और बच्चे जनरली आंसर नहीं लिख पाते, तो आपको इसमें जो है ध्यान देने की बात ये है कि क्वेश्चन जो है आपके चैप्टर से ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री बहुत बच्चे कहते हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो है ही क्या, इसमें तो खाली न्यूमेरिकल है वो है, ऐसे कहते हैं। क्वेश्चन अच्छे खासे बन सकते हैं, इसे ध्यान देने की बात है कि आप हर एक चीज़ को जो एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं वो एकदम अंडरलाइन करके चले, हर चीज़ अंडरस्टैंडेबल मैनर में आप लोग समझते हुए चलें। क्योंकि दूसरा अगर आप लोग समझते हुए नहीं चलेंगे तो आप जो है एग्ज़ाम में आपको आंसर याद नहीं आएगा और आप गड़बड़
कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको यही बता दिया, व्हाट वाज प्रपोज बाय थॉमसन। थॉमसन ने जो है क्या प्रपोज किया, तो सबसे पहले चीज़ जो थॉमसन ने प्रपोज करी डियर वो ये थी कि थॉमसन ने कहा कि जो एटम है वो कंसिस्ट करता है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर का, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसमें क्या होता है, एम्बेडेड होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसमें रहते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है एटम का वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, तो जो एटम होता है वो होल एज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये उनका कहना था। उन्होंने बस सिंपल सी बात कही कि भैया आपका जो एटम है वो कंसिस्ट करता है पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में, जिसमें इलेक्ट्रॉन आपके जो है एम्बेडेड होते हैं। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जो मैग्नीट्यूड हो रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इस वाली चीज़ में, ये दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए ये दोनों जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं, और जो एटम होता है वो होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब थॉमसन मॉडल जो है हमें एक्सप्लेन कर रहा था कि एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बट रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरी बाय अदर साइंटिस्ट, जाने कहा ना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाले, वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर आपका एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो फिर आपके कॉम को जब हम ड्राई हेयर्स में रब कर रहे हैं तो उसमें आपके ये जो पेपर के टुकड़े हैं कैसे चिपक रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें जो एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कर रहे थे, ये क्वेश्चन उठा रहे थे। अब हम आते हैं रदरफोर्ड में। रदरफोर्ड ने क्या कहा ये भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो रदरफोर्ड ने डिस्टेंट यहाँ पे अन्य रदरफोर्ड जो थे बहुत इंटरेस्टेड थे ये जानने में कि इलेक्ट्रॉन जो है कैसे अरेंज है एटम में, तो इन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट पूरा डिज़ाइन करा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स लिए, है ना, और उन अल्फा पार्टिकल को एक थिन गोल्ड शीट में जो है फॉल मतलब उनको वहाँ से डालने का इन्होंने सोचा। तो उन्होंने गोल्ड फॉल ही इसलिए चूज़ करा क्योंकि उनको बहुत थिन शीट चाहिए थी, मतलब सिर्फ 1000 एटम थिन उन्हें चाहिए थी, और गोल्ड जो है हाईली वैल्यूएबल है, इसलिए उन्होंने गोल्ड यूज़ करा। अल्फा पार्टिकल जो थे वो कहते हैं डबली चार्ज हीलियम आयन से, तो उनके पास मास था कितना 4u का। इनिशियली हीलियम का मास कितना होता है, हीलियम का मास होता है 2u, है ना। और अब इन्होंने कहा कि भाई इनको डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल यानी कि दे हैव 4u मास। ठीक है, इसका मतलब उनका मास बड़ा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही रहेंगे लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बड़े हैं, इसलिए डिस्टेंस यहाँ पे जो है इसको हीलियम आयन कहा गया है। इसी वजह से डिस्टेंस इसमें जो है आपका डबली चार्ज हीलियम आयन कहा गया है। ठीक है, अब डिस्टेंस में कंसिडर अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, तो ये एक्सपेक्ट किया गया था कि अल्फा पार्टिकल जो है डिफ्लेक्ट हो जाएंगे सब एटॉमिक पार्टिकल से ऑफ द गोल्ड एटम, और सिर्फ अल्फा पार्टिकल जो थे बहुत ज़्यादा हैवियर थे प्रोटॉन से, तो इतना ज़्यादा नॉट, और ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन, यानी कि उसने ये नहीं सोचा था कि हमें लार्ज डिफ्लेक्शन इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दैट जब उसने अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट किया तो वो टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। कैसे, जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट लाइन में पास हो गए। ठीक है, और कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो कि डिस्टेंट गोल्ड फॉइल से स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्ट हुए, और एक जो आपका अल्फा पार्टिकल था आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल्स वो जो है रिबाउंड हुआ। अब इन तीनों टर्म्स का मतलब क्या है मैं आपको समझाती हूँ। सॉरी डियर, आजकल जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा कफ और फीवर वगैरह चल रहा है, तो इसलिए मेरे को भी वही हो रहा है। तो इसकी वजह से आप बीच बीच में मेरी जो नाक पे बंद नाक है उसकी आवाज़ सुनते रहेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इग्नोर इट, ओके। तो डियर यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने लिया इस तरीके से गोल्ड फॉइल। अब इन्होंने पार्टिकल छोड़े तो पहला तो क्या हुआ, बहुत सारे जो है स्ट्रेट लाइन पास हो गए, इस तरह पास हो गए। बहुत सारे ऐसे थे जो स्मॉल स्मॉल एंगल में जो है डिफ्लेक्ट हो गए, इस तरह डिफ्लेक्ट हो गए, ये इस तरह आके डिफ्लेक्ट हो गए। और एक पार्टिकल आउट ऑफ 12,000 एक पार्टिकल ऐसा था जो रिबाउंड हुआ, यानी कि वो यहाँ से वापस गया, इस तरह यहाँ पे जा रहा था लेकिन फिर वापस आ गया, तो एक पार्टिकल रिबाउंड हुआ। तो अब यहाँ पे रदरफोर्ड क्या कहते हैं कि ये जो रिजल्ट था ऑलमोस्ट इनक्रेडिबल था। ठीक है, अब डी यहाँ पे जो रदरफोर्ड है उनके बारे में थोड़ी जानकारी दी गई है कि वो स्प्रिंग ग्रोव में जो है पैदा हुए थे। ठीक है, और 30 अगस्त 1871 में,
और उनको जो है फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है। वो अपने रेडियो एक्टिविटी के वर्क के लिए फेमस माने जाते हैं और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विद द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ये इन्होंने जो है करा है। इनको जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला है केमिस्ट्री में 1908 में। जे थॉमसन को नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स के लिए 1906 में। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी बहुत आपको जो है आनी चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल सिखाया, बताया एनसीईआरटी ने कि अगर आप एक ओपन फील्ड में जो है खेल रहे हो, आपने एक चाइल्ड को वॉल फ्रंट ऑफ द वॉल खड़ा करा, उसकी आंखें क्लोज्ड हैं और आपने उसे कहा भाई वॉल फेंक, ठीक है, डिस्टेंस में, तो वो साउंड सुनेगा क्योंकि जो वॉल है, स्टोन है, वो कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, वॉल में स्ट्राइक करेगा। अगर उसको 10 बार रिपीट करते हैं उसको साउंड 10 बार सुनेगा। पर अगर ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड जो है उससे कहा कि भाई स्टोन को फेंक, और वहाँ पे बार्ब्ड वायर है, यानी कि वहाँ पे फेंसिंग दीवार वाली ऐसी वाली नहीं, बल्कि वो जो बार्ब्ड वायर होती है, खाली वायर जैसे लगा होता है, वो है, तो वो जो है स्टोन्स हिट करेंगे लेकिन साउंड जो है प्रोड्यूस नहीं होगी इतनी, है ना। तो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे गैप है, द रीजन बिहाइंड दिस इज दिस ओनली दैट वहाँ पे बहुत सारे गैप है, तो क्या पता वो हिट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो पास हो जा रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सिमिलर रीजनिंग रदरफोर्ड ने भी कंक्लूड करा कि अल्फा पार्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट में कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन दैट द एटम वाज एम्प्टी बिकॉज अल्फा पार्टिकल क्या करा, अल्फा पार्टिकल जस्ट पास हो गए, है ना, बहुत सारे बस अपने आप पास हो गए, यही हुआ, है ना। और बहुत सारे पार्टिकल ऐसे थे जो कि डिफ्लेक्ट हुए फ्रॉम देयर पार्ट, इंडिकेटिंग दैट पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्ट में है, पॉजिटिव चार्ज जो है सेंटर एटम का बहुत स्मॉल पार्ट में है। और वेरी फ्यू फ्रैक्शन जो थे अल्फा पार्टिकल वो पूरा 180 डिग्री रिबाउंड हुए थे। इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज और द मास जो एटम का था वो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा था एक ही जगह में, वो भी बहुत स्मॉल वैल्यू में। अब मास का यहाँ पे इसलिए लगेगा कि मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब डिस्कशन यहाँ पे उसने जो है रेडियस ऑफ द ही कैलकुलेटेड द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस और वो 10⁵ टाइम्स लेस था देन द रेडियस ऑफ द एटम, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने जो है अपना न्यूक्लियर मॉडल पुटअप करा और उसके पास फॉलोइंग फीचर थे, क्या थे। सबसे पहला बात ये उन्होंने कही कि देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, रियली ऑल मास ऑफ द एटम लाइज इन द न्यूक्लियस। सेकेंड चीज उन्होंने बोली कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर पाथ, ठीक है, इन सर्कुलर पाथ। उसके बाद द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। फिर उन्होंने बोला कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत ज़्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम, ठीक है। अब ड्रॉबैक क्या है रदरफोर्ड की, भाई हर एक इंसान हर चीज़ में परफेक्ट तो होता नहीं है, इनके भी ड्रॉबैक है। और इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि इन्होंने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट। क्यों? क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस सर्कुलर ऑर्बिट में अगर घूमेगा तो ये बात तो क्लियर है कि कोई भी, मैं आपको आपके रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। आप कोई आपके स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे होता होगा या फिर कोई भी एनुअल एथलेटिक मीट होता है, तो वहाँ पे जब आप लोग दौड़ते हो, काफ़ी सारी रेसेस होती है, तो आपने देखा होगा वो रेसेस में जब आप सर्कुलर दौड़ते हो, है ना, ज़्यादातर जो स्कूलों का प्लेग्राउंड होता है वो सर्कुलर होता है, तो जब आप सर्कुलर दौड़ते हो तो इज इट ऑब्वियस दैट यू विल गेट एग्जॉस्टेड, यस डियर, आप लोग जो है थक जाओगे, एक समय में आके जो है आप लोग रुक जाओगे, है ना। तो वही चीज़ रदरफोर्ड का भी ड्रॉबैक आएगी, भाई अगर आपके इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में लगातार घूमेंगे तो वो एक समय में थकेंगे और वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, और जब वो न्यूक्लियस में गिरेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। और हमने तो देखा है एटम जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो आपका तो ये गलत हो गया, है ना। आखिर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ कहाँ से रही है अगर आप कह रहे हो कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो है ना। तो जैसे ये चीज़ इन्होंने कही जो कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक था रदरफोर्ड के मॉडल का। अब हम आते हैं बोर के पास। बोर को तो बस सब कुछ पका पकाया मिल गया था, बस इनको जो है थोड़ा बहुत अपना क्या करना था, तड़का डालना था, है ना। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बस छोटी सी चीज़ कह दी, in order to overcome the objection raised against Rutherford model of an atom, Neil Bohr put forward the following postulate about the model of an atom. इन्होंने क्या पुट करा, इन्होंने पुट करा कि only certain special orbits known as discrete orbits of the electrons are allowed inside the atom। यानी कि इन्होंने तो सीधे सीधे बोल दिया कि भाई आप लोग एनर्जी की बात कर रहे हो, तो भाई आपको बता देता हूँ कि सिर्फ स्पेशल ऑर्बिट जो है, जैसे डिस्क्रीट ऑर्बिट जो है एटम की, वही जो है अलाउ की जाती है एटम के अंदर। और इस
डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में जब वो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं तो ये लोग एनर्जी रेडिएट नहीं करते, यानी कि इनकी एनर्जी खत्म नहीं होती है। बोर्ड ने बस सिंपल सा ये बोल दिया क्योंकि इसको सब चीज़ पका पकाया मिल गया था, ठीक है। आधा एक्सपेरिमेंट तो रदरफोर्ड ने कर दिया था, इसको बस तड़का डालना था, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसने बोल दिया कि भाई डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में घूमते हैं और डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में जो है इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करते, यानी कि उनकी एनर्जी लॉस नहीं होती है, ठीक है। तो अब यहाँ से नील बोर का अगर मैं बात करूँ तो ये जो है कोपेनहेगन में जो है बॉर्न हुए थे और ये 7 अक्टूबर 1885 में इनका जन्म हुआ था। और ये जो प्रोफेसर थे फिजिक्स के कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में 1916 में, और इनको नोबेल प्राइज मिला था इनके काम के लिए ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए, कब 1922 में, ठीक है। अब डियर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। ये जो ऑर्बिट या शेल थे इनको हम लोग क्या कहते थे, एनर्जी लेवल्स कहते थे। और ये एनर्जी लेवल ऑफ द एटम कैसे होते थे, इसमें ड्यूसर आपका कुछ इस तरीके से सिस्टम होता था, ये देखो। तो इसमें यहाँ पे बीच में अगर न्यूक्लियस होगा तो ये आपकी होती थी के शेल, ये आपकी होती थी एल शेल, ये आपकी होती थी एफ शेल, और ये आपकी होती थी एल शेल, ठीक है। तो इस तरह का जो है इनका पूरा सिस्टम चलता था, ठीक है, एनर्जी लेवल जो थे एटम के। अब अगर न्यूट्रॉन में, और या फिर आप इनको KLMN से रिप्रेजेंट कर सकते थे, या फिर 1 2 3 4 से भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते थे, एज योर चॉइस, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊँ तो ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम आप लोग एक्सप्लेन करो दैट एटम न्यूट्रल एज ए होल। तो अगर मैं थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम की बात करूँ तो न्यूट्रॉन आपको पता है थॉमसन ने क्या कहा था, थॉमसन ने कहा था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एटम इज इक्वल, सो एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये चीज जो है थॉमसन ने कही थी। अब ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम विद सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, विद सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूक्लियस के साथ प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था रदरफोर्ड ने जो है एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था जिसमें छोटे थोड़े थोड़े जो अल्फा पार्टिकल थे वो स्मॉल एंगल्स में डिफ्लेक्ट हुए थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो वहाँ उस जगह में कॉन्सेंट्रेट है। मेन चीज मैं आपको बता, मेन कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज हुआ था वो ये यूज हुआ था डियर स्टूडेंट, कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, है ना। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल क्या थे, पॉजिटिव चार्ज हीलियम आयंस, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। और वो जो आपका जब वो जाते हैं डियर स्टूडेंट, तो अगर वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहीं पे कॉन्सेंट्रेट होगा पूरे गोल्ड फॉइल में, तो वो क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट होंगे, वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। और डिस्टेंस जो आपके इलेक्ट्रॉन अगर जहाँ प्रेजेंट होंगे वो जस्ट पास हो जाएंगे, एक्सट्रैक्ट होंगे, है ना। तो डिस्टेंस यही चीज़ इसमें जो है यूज़ होती है। तो जहाँ जहाँ वो डिफ्लेक्ट हुए थे इसका मतलब वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है डिस्टेंस। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे समझनी है। अब डिस्टेंस नेक्स्ट है स्केच ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम विथ 3 सेल्स। तो बोर्स मॉडल ऑफ द एटम मैंने आपको बता दिया, के शेल, एम शेल और के शेल, एल शेल और एम शेल, ये चीज़ मैंने आपको बता के दिखा दी है, ठीक है। Next step, what do you think would be the observation if the alpha particle scattering experiment is carried or out using the foil of metal other than gold? तो कौन से वाले में कर सकते थे, एल्यूमिनियम में भी, ठीक है। लेकिन गोल्ड ही इसलिए चूज इसलिए करा गया क्योंकि गोल्ड ज़्यादा वैल्यूएबल है, वो बहुत ज़्यादा थिन शीट्स में जो है बीटअप कर सकते हैं उसको, इसलिए गोल्ड यूज़ किया गया था। बेसिकली रीज़न वॉज दिस ओनली, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट आते हैं। तो डियर में अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रॉन्स के बारे में। तो यहाँ पे इन 1932 में जो जे चैडविक थे उन्होंने डिस्कवर करा था अनदर सबएटॉमिक पार्टिकल जिसके पास कोई चार्ज नहीं था, लेकिन उसका जो चार्ज था वो किसके इक्वल था, चार्ज ऑफ द प्रोटॉन के चार्ज को इक्वल था। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन जो था प्रेजेंट कहाँ होते थे, न्यूक्लियस ऑफ द एटम में प्रेजेंट होते थे। और डिस्टेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन इन जनरल न्यूट्रॉन रिप्रेजेंटेड न्यूट्रॉन एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अब एक्सेप्ट हाइड्रोजन क्यों कहा गया, बहुत सारे बच्चे कहते हैं हाइड्रोजन में क्यों नहीं है न्यूक्लियस न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के बच्चे आपके 3 आइसोटोप होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं, आइसोटोप में भी आप आगे पढ़ोगे लेकिन मैं बता देती हूँ। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप 1, आइसोटोप 2, आइसोटोप 3। अब ये जो 3 आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप वो होते हैं जो कि होते हैं आइटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एक का मास 1 था, एक का मास आपका 1 था और एक का मास आपका 2 था, एक का 3 था, ठीक है। 1 2 3 और सबका एटॉमिक नंबर 1 1 था। एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
लेकिन आपका एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी कि अगर यहाँ पे 1 है ये वाले हाइड्रोजन पे इसका एटॉमिक मास, तो इसका वाला ये 1+0 होगा पक्का, है ना, तभी 1 बना है ना, तो इसका वाला इसमें न्यूट्रॉन्स 0 है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग देखो, mass of the atom is equal to therefore sum of the number of protons and neutrons present in the nucleus। यहाँ पे masses लिखा है गलती से, इसको काट के आप लोग number of neutrons and protons कर लेना। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे नेक्स्ट है रे द 3 subatomic particles of an atom। तो आपको पता है 3 subatomic particles of the atom are electron, neutron and proton। नेक्स्ट आता है helium atom has atomic mass of 4U। The two protons in its nucleus, how many neutrons does it have? It has 2 neutrons only, क्योंकि number of neutrons is number of electron is equal to number of proton। ठीक है, तो 2 electrons। Now the question is how electron distributed in different orbits or shell। अब देखो आप इसके लिए 3 रूल्स हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स into different orbits of an atom was suggested by Bohr and Bury। The following rules of writing the number of electrons in the different energy levels of shell। पहला रिलेशन क्या है, the maximum number of electrons present in the cell is given by 2L square rule, where L is the orbit number or energy level index। As the maximum number of electrons in the different shells are follows। ठीक है, तो 2L स्क्वायर रूल से क्या होता है, 2N यानी कि नंबर ऑफ शेल्स, तो K शेल इज 1, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड आपका होता है M शेल, L शेल, तो L शेल 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 इज 8, तो इस तरफ 18, इस तरफ 32, ये बढ़ते गया। ठीक है, दूसरा रूल ये था कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटरमोस्ट शेल इज 8, यानी कि 8 से ज़्यादा आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodate in the given shell unless the inner shells are filled, that is shells are filled step by manner। यानी कि जब तक इनर शेल्स सीधा फिल नहीं कर जाती तब तक आउटर शेल्स में मूव नहीं कर सकते। ठीक है, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर तो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स में आपको यहाँ पे दिया भी गया है, तो ये आप याद कर सकते हो अगर आपको इसमें केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है, वरना तो अगर आप समझने वाले बच्चे हो तो आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन इज इंडेक्स क्वेश्चन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कार्बन इन द कार्बन एंड सोडियम एटम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम। कार्बन एटम्स में देखो, कार्बन का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो अगर मैं इसमें 6 का एटॉमिक नंबर है तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो 6। तो किसको अरेंज करोगे तो आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन तो आएंगे पहली शेल में, यानी कि आपके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है 2L स्क्वायर रूल। फिर आपकी दूसरी शेल में आ जाएगा आपके 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने कहा ना आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होना है, तो 8 इलेक्ट्रॉन आपके इस वाली शेल में आ गए, तो 8 + 2 कितना हुआ, 10 हो गया। 10 तो नहीं हो सकते मैम, क्योंकि कार्बन का तो एटॉमिक नंबर से 6 ही है, तो यस। तो अब आपके 2 इलेक्ट्रॉन करने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन बचे यानी कि 4, वो आपके बगल वाली शेल यानी कि एल शेल में आएंगे। तो एल शेल में आपके कितने आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आप कहोगे कि ये तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, है ना, तो इसलिए स्टूडेंट कार्बन एटम यानी कि ये जो एटम्स है, ये एटम जो है क्या करते हैं, इनकी वैलेंसी होती है, वैलेंसी यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो जैसे इसका स्ट्रक्चर यही बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आपकी पहली शेल में और बाकी की शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का आपको दे भी रखा है स्ट्रक्चर यहाँ पे। तो अब वैलेंसी अब इफ द k and n shell of an atom are full, then what would be the total number of, अच्छा सोडियम का भी तो निकालना था हमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम का डिस्ट्रीब्यूशन एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर डिस्ट्रीब्यूशन 11 होता है। तो यहाँ पे पहली शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, 10 हो गया, और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसे सोडियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसी 1 होती है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन अपना दान कर देता है और पॉजिटिव बच जाता है। ठीक है, अब दूसरा नेक्स्ट है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है टीचर, वैलेंसी हमें पता है कि वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, अगर एटम को स्टेबल बनना है तो उसको जो है अपने इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीट करें, इलेक्ट्रॉनिक वो जो होता है उनका पूरा वो उनको जो है कंप्लीट करना पड़ता है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो पूरा इनको कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। तो इससे वो स्टेबल बनता है। अगर वो कंप्लीट नहीं है तो एटम अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए इनकी वैलेंसी निकाली जाती है, यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो इनर्ट गैसेस जो होती है इनकी वैलेंसी ज़ीरो होती है, क्योंकि भाई ये ऑलरेडी जो है स्टेबल होते हैं, जैसे आपके हीलियम हो गए ये वगैरह, ठीक है। इनका एटॉमिक नंबर 2 है, दोनों के दोनों अरेंज होते हैं, ठीक है। अब देखो डियर, यहाँ पे कंबाइनिंग कैपेसिटी और एटम वैलेंसी जैसा कि आपको पता है, ठीक है। ये 3 तरीके से करते हैं, शेयरिंग, गेनिंग और लूजिंग, ठीक है। 3 मेथड होता है इनके वैलेंसी के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन लॉस्ट सो एज टू मेक द ऑक्टेट ऑफ द ऑटोमस चैनल कंप्लीट, ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है, वैलेंसी होती है, जैसे कि आपको बताया। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर डीएसटी आपका हो जाता है, अगर आपको याद होगा मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है डीएसटी, मैग्नीशियम का डीएसटी आपका एटॉमिक नंबर होता है 12, क्योंकि इसका एटॉमिक मास 24 होता है। मास वाले तो छोड़ो, लेकिन आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, 12 होता है, तो इसकी वैलेंसी होती है 2, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ आपके एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम का आपका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 14, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, इसकी वैलेंसी होती है आपकी 4, 4 नहीं होती है इसकी, इसकी आपका एटॉमिक नंबर जिससे एल्यूमिनियम का 13 होता है, तो इसकी वैलेंसी आपकी 3 होती है, ठीक है। तो इस तरह डीएसटी आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल होता है एटम का, वो क्लोज टू इस फुल कैपेसिटी, यानी कि अगर ऐसा हो गया कि आपके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप 7 के साथ दोगे नहीं, क्योंकि अगर 7 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो आपकी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगी ना, एज़ कम्पेयर टू 1 इलेक्ट्रॉन ले लोगे, है ना। तो इसलिए आप लोग क्या करते हो, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हो किसी से, अगर आपके 7 इलेक्ट्रॉन आपके ऑलरेडी होते हैं, तो इसमें आपकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है आप लोग उस तरह से देखते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है जिस आपको बात। और इस पे आप लोग 7 इसकी वैलेंसी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ज़्यादा इजी एटम के लिए क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना, इससे इसकी वैलेंसी 1 हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे बिट में पढ़ते हैं, जैसे कि किसी में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो उसकी वैलेंसी 5, और जो दूसरी वाली है वो दोनों होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको जो है समझ में आ गई होगी। तो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। देखिए, इससे पहले उन्होंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, टेक्स्ट क्वेश्चन। तो उन्होंने आपसे क्या पूछा है, इन्होंने आपसे पूछा है कि व्हाट मीन्स द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। क्लोरीन का अगर मेरे को एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्लोरीन का अगर आपको एटॉमिक मास याद होगा तो होता है 35.5 एवरेज एटॉमिक मास। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपका होता है 17, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है डीएसटी, क्लोरीन का आपका एटॉमिक नंबर 17 होता है। और अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आपका कंप्लीट कर लेता है, लेकिन लास्ट में इसके 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, है ना। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है, तो इसकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। क्लोरीन की वैलेंसी आपकी 1 होती है। और उसी तरह आपका मैं सल्फर का बताऊँ, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो नहीं, सल्फर का 11 नहीं होता, सल्फर का आपका एटॉमिक नंबर होता है 16। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है डिस्टर, आपकी वैलेंसी 2 होती है इसकी, क्योंकि डिस्टर लास्ट शेल में आपके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको एक और 2 और चाहिए होते हैं, ठीक है। सल्फर की जहाँ तक मैं आपको बात बता रही हूँ, ठीक है। फिर आपका आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की तो अभी अभी हमने निकाली थी, मैग्नीशियम को भी 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम को मैंने मैग्नीशियम की वैलेंसी भी डिस्टर आपकी 2 होती है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, ठीक है। तो अब डिस्टर यहाँ पे एटॉमिक नंबर और मास नंबर की अगर मैं बात करूँ तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैंने जैसे कि आपको बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सारे एलिमेंट हैं उनके पास सेम एटॉमिक नंबर होता है। एलिमेंट जो होते हैं डिफाइन किए जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे प्रोसेस। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, बिकॉज हाइड्रोजन एटम ओनली 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सिमिलरली आपका कार्बन का 6 है। तो एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर क्या होता है डिस्टर, मास नंबर आपका होता है द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स दी, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, मास नंबर हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आपका सिंबल ऑफ एलिमेंट यहाँ पे आएगा, नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर एटॉमिक मास, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग आइसोटोप में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं आइसोटोप वो होते हैं एटम ऑफ द एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होगा
बट मास नंबर डिफरेंट। जैसे आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हो गए, इनका मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर लेकिन 1 ही है। आइसोटोप कार्बन हो गए, है ना, तो ये डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आइसोटोप जो है हेड ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। तो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप है वो है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक है। तो प्रोटियम आइसोटोप जो है इसके पास न्यूट्रॉन 0 होता है। इसमें न्यूट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में आपका 1 न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट और ट्रिटियम में आपके 2 न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट, ठीक है। तो जैसे ये चीज़ आपको याद रखना है। अब तो आइसोटोप का एलिमेंट जो है प्योर सब्सटेंस। तो अब केमिकल प्रॉपर्टीज जो है आइसोटोप की सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। अब जैसे क्लोरीन जो है वो अकर करता है नेचर ऑफ 2 आइसोटोपिक फॉर्म, जिसका मैंने आपको बताया 35U और 37U, है ना, और द रेशियो ऑफ 3:1। तो इसलिए क्वेश्चन अराइज करता है कि हम क्लोरीन का मास ले क्या, 35U ले या 37U ले, क्योंकि उसका आइसोटोप है। तो इसलिए इसमें हम लोग निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है आपका the composition of isotope 1, mass of isotope 1 multiplied by composition of isotope 1 in the air plus mass of isotope 2 multiplied by composition of isotope 2 in the air, ठीक है। अब डिस्टेंट यहाँ पे इससे आप लोग जो है एवरेज एटॉमिक मास निकालते हो और फिर उसी को जो है आप लोग यूज़ करते हैं। जैसे क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास है 35.5। इसका मतलब ये होता है डिस्टेंट कि अगर आप सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लोरीन लोगे तो उसमें दोनों आइसोटोप जो है क्लोरीन के होंगे विद द एवरेज मास ऑफ 35.5U। डिस्टेंट ये चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई हो तो अब मैं फटाफट आइसोटोप की एप्लीकेशन से भी पहुंच जाती हूँ। तो अगर मैं आइसोटोप्स की एप्लीकेशन की बात करूँ तो आइसोटोप की बहुत सारी एप्लीकेशन होती है। कैसे होती है, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है आइसोटोप की वो सबकी सेम होती है। बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट टेकिंग अ पिक्चर। तो कुछ कुछ आइसोटोप जो है एक्सेप्शनल होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी स्पेशल होती है। जैसे अगर मैं आइसोटोप ऑफ यूरेनियम की बात करूँ तो इसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो है यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज अ फ्यूल यूज़ होता है, ठीक है। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट जो है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसका रेडिएशन जो होती है वो बहुत सारे ट्यूमर्स वगैरह को किल कर देती है। इसी तरह दूसरा आइसोटोप होता है आयोडीन का, वो यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पढ़ी। अब हम आ जाते हैं आइसोबार्स में। आइसोबार्स आइसोटोप में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता है। आइसोटोप्स आता है तो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। और आइसोबार्स में एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। जैसे डिस्टो में आर्गन और आपके किसकी बात करूँ, आर्गन और कैल्शियम की बात करते हैं। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, मास नंबर 40 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, मास नंबर 40 होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, तो बिल्कुल ही क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह डिस्टो हमने ये पूरा चैप्टर करा। अब इसके भी कुछ इंडेक्स क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने हमसे कहा फॉर सिंबल HDAT tabulate the particles form in each of them, ठीक है, ठीक है। फॉर सिंबल HDAT tabulate 3 subatomic particles found in each of them, ठीक है। तो HD और T 3 एटॉमिक पार्टिकल्स। तो आई थिंक किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के उसकी बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। ये राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप है आइसोबार। तो ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। आइसोटोप्स में आप लोग क्या कार्बन का ले लो और आइसोबार्स में आप लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है आर्गन और कैल्शियम का कर लो, ठीक है। तो अब डिस्ट्री यहाँ पे हम लोगों ने ये चैप्टर कर लिया है कंप्लीट। तो अब डिस्ट्री अगर आपको कोई भी डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड हो तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब आपके डाउट जो है ज़रूर क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो।